हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये बी ए सिक्स्थ सेमेस्टर का जो सोशोलॉजी का पेपर आया था उसका सॉल्व्ड एक क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि हमारा जो क्वेश्चन होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आपको 9 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपको दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको 2 मार्क्स के होते हैं, और उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो कि 18 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो उसी का ही एक पार्ट है जिसमें मैंने आपको पूरी तरह से मैं यहाँ पर बता दूंगी कि जो 9 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे वो मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं सब आपको जो है धीरे धीरे करके बताने वाली हूँ, और फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हम जो है यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो ये डेफिनेशन पूछी गई थी कि जो हमारा सामाजिक विघटन होता है उसकी 2 डेफिनेशन बताइए, 2 परिभाषाएं बताइए। तो ये आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। पहली डेफिनेशन दे रखी है हमारी थॉमस तथा नैनकी ने। उन्होंने कहा है कि सामाजिक विघटन को परिभाषित करते हुए लिखा है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि सामाजिक विघटन का तात्पर्य एक समूह के सदस्यों के व्यवहार पर वर्तमान सामाजिक नियमों का प्रभाव कम हो जाना है, ठीक है। ये उन्होंने पहली डेफिनेशन दे रखी है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि डेफिनेशन जो होती है ना, जो भी राइटर जिस डेफिनेशन को जैसे लिख के गया है वैसी ही डेफिनेशन हमें वैसी की वैसी डेफिनेशन हमें याद करनी पड़ती है, ठीक है। हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, हम उसमें कोई चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन लाइनों को डेफिनेशन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चे ये करते हैं कि जब रिटर्न वर्क वाली कोई वीडियो देखते हैं तो वो सीधा स्क्रीनशॉट लेकर जो वो चले जाते हैं। लेकिन हम जो आपको समझाते हैं, जो रिटर्न वर्क तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझाते हैं, लेकिन लोग उसको सुनते नहीं और फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन जो है ये आपकी आ जाती है। दूसरी डेफिनेशन दे रखी है लेमर्ट ने। उन्होंने कहा है कि विभिन्न सामाजिक समूहों तथा संस्थाओं के बीच असंतुलन और व्यापक संघर्ष उत्पन्न हो जाना ही सामाजिक विघटन होता है। सबसे पहली बात ये आती है कि सामाजिक विघटन क्या होता है। सामाजिक विघटन का मतलब होता है कि जब समाज में रहने वाले कुछ जो लोग होते हैं उनको ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, हमारी जो विचार है उनको बिल्कुल भी नहीं सुना जा रहा है, हमारी कोई परवाह ही नहीं करता है, या हमारे जो राइट्स है उनको कोई मिसयूज़ कर रहा है और कोई भी उसके खिलाफ लड़ने के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, समाज से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लेते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि जब भी समाज में कोई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे लिए हमारे राइट्स का मिसयूज़ किया जा रहा है, हमारे जो अधिकार है उनको छीना जा रहा है, तो हमारा समाज धीरे धीरे करके जो वो टूटना शुरू हो जाता है। और जब समाज टूटना शुरू हो जाता है तो उसको ही हम सामाजिक विघटन कहते हैं, ठीक है। विघटन का मतलब होता है समाज का टूट जाना, पूरी तरह से विघटित हो जाना, टूट जाना, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस की आपको पहला जो क्वेश्चन आया था वो ये लिखा था कि जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये आपका 2 मार्क्स का है। ये चलेगा यहाँ पर, हाँ ठीक है। आपको मैं पहले से बता दूं ये जो है ये अपना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो सामाजिक विघटन है इसकी 2 परिभाषाएं दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है। ये शराब शांतिखोर पदार्थ है, मतलब यहाँ पर ये जो आप ये चीज़ देख रहे हो, इसका जो क्वेश्चन था वो ये था कि आप कुछ नशीले जो पदार्थ हैं उनके नाम बताइए, ठीक है। कुछ जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका नाम बताना है, जैसे कि शराब हो गया, शांतिकर पदार्थ भी हमारे हो जाते हैं, ठीक है। नारकोटिक्स, मुझे लगता है इससे हर कोई परिचित है, ठीक है। उत्तेजक पदार्थ भी कुछ होते हैं और भ्रमोत्पादक पदार्थ भी होते हैं। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये भी अपना पूरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, जो हिंदी मीडियम के लिए है ना उनके लिए इस तरह की वर्डिंग याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप इंग्लिश में वहाँ पर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की वर्डिंग आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन आता है किशोरावस्था, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी गई है कि जो अडोलसेंस है वो क्या होती है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती है, या सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ अडोलसेंस, यानी किशोरावस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि कम से कम 18 साल के बाद, या फिर 18 साल मतलब कि 17 18 19 20 21 जो भी है, इतनी उम्र का देख रहा है, तो वो जानता है कि वो अडोलसेंस में आ चुका है और उसने क्या क्या चीज़ें, हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो चीज़ आपको हमेशा ही याद रहती है, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम किशोरावस्था की बात करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में अडोलसेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है किशोर शब्द अंग्रेजी का शब्द है जिसका किशोर शब्द हिंदी रूपांतरण है अडोलसेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो किशोर शब्द है इसका मतलब होता है हमारा बड़े हो जाना,
ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि हम 18 के बाद 19-20 के हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जो है मतलब 16, 17, 19, 21 की तक हम एज की बात करें तो हम लोग पूरे एडोलसेंस में जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और इसने सिंपल सी बात बोली है कि एडोलसेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बड़े हो जाना, ठीक है। उसके बाद आता है कि यानी इस उम्र में हमें बहुत जो है हम में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे चेंजेस की मैं बात करूँ तो हमारा फिजिकल चेंज होता है। आपने देखा होगा कि लड़का लड़की दोनों में काफ़ी सारे चेंज आते हैं, ठीक है। और ठीक है, जैसे इसमें लिखा है कि किशोरावस्था में जो लड़के होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा शारीरिक बदलाव आते हैं। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है कि लड़कों की जो आवाज़ है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है, ठीक है। उनकी छाती चौड़ी हो जाती है, उनकी दाढ़ी मूछें भी आने लगती हैं, गले में एक उभार सा जो है वो उनको दिखने लग जाता है, ठीक है। उनका जो कद है, जो उनका भार है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आता है। अब मैं यहाँ पर लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियों में आपने देखा होगा कि मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, छाती में उभार आना शुरू हो जाता है, और जो अंग हैं हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनमें थोड़ा सा और डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण, यानी कि इस उम्र में आपने देखा होगा कि जो लड़का लड़की होते हैं बहुत ज़्यादा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, क्योंकि इस उम्र में हमारी जो इस तरह की फीलिंग हमारे अंदर आने लग जाती है कि हम अपने से अपोजिट जो सेक्स है, ठीक है, उसके प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, कम से कम मैं बात करूँ तो 8, 7, 6, और मतलब कि 8 तक मैं मान भी लूँ कि 8वीं क्लास तक तो मुश्किल से ही लोग जो है वो इतना ज़्यादा लड़का लड़की या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं। लेकिन 9th में आप जो है आपकी उम्र इतनी होनी शुरू हो जाती है कि 9th 12th 9th के बाद आप जो है वो लड़का लड़की को पसंद करना हम लोग लग जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तो हमारी अंदर वैसी फीलिंग आना शुरू हो जाती है, हमारी फीलिंग अंदर जो है वो वैसी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि अडोलसेंस में हमारे अंदर आ जाती हैं। तो आई होप ये भी आपका, मैं ये भी बता दूँ कि ये भी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको ये जो आप देख रहे हो ये हमारे ऑनलाइन पेपर हुए थे, जब की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, रिटन वर्क है, मैंने ये लिखा हुआ है, मेरा रिटन वर्क है ये, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर अपने नोट्स यहाँ पर सबमिट कर रही हूँ, ठीक है। तो पूरे 9 क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हम यहाँ पर हैंडल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फीमेल हेडेड हाउस होल्ड। कहने का मतलब ये है कि स्त्री प्रधान घर, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है फीमेल हेडेड हाउस होल्ड, और फिर है स्त्री प्रधान घर, ठीक है। स्त्री प्रधान घर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा घर जिसमें जो स्त्री होती है, जो महिला होती है, एक औरत होती है, वही घर की मुखिया भी होती है, ठीक है। चलिए हम इसमें बात करते हैं। इसमें लिखा क्या है कि स्त्री प्रधान घर वह होते हैं जिन घरों में स्त्रियों की प्रधानता होती है, यानी कि जो लेडीज़ होती हैं वही घर की हेड होती हैं, घर के सारे डिसीजन सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के द्वारा ही लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें और भी लिखा हुआ है कि स्त्रियों की प्रधानता का अर्थ है घर में स्त्री द्वारा हर एक प्रकार का उत्तरदायित्व अपने ऊपर उठाना, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, बच्चे का पालन पोषण करना हो, ठीक है, उनका विवाह करना हो। इस प्रकार के घरों में स्त्री द्वारा लिए गए निर्णय परिवार में सभी सदस्यों को मानने पड़ते हैं। तो सीधी बात है कि हमारा फीमेल हेडेड हाउस होल्ड यानी कि स्त्री प्रधान घर वे घर होते हैं जिनमें महिला ही घर की मुखिया होती है, सारे आखिरी डिसीजन महिला ही लेती है, कि मतलब घर का कमाना जो होता है ना, फाइनेंशियली हम लोग नौकरी वगैरह करते हैं वो भी महिलाएं ही करती हैं, ठीक है। और बच्चों का पालन पोषण करना, लड़कियों की शादी करनी है, लड़कों की शादी करनी है, सारा किससे करनी है किससे नहीं करनी है वो सब महिला ही करती हैं, पुरुष का इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जब लड़की की शादी होती है ना, तो लड़की अपनी ससुराल में नहीं जाती है, लड़की अपने मायके में ही रहती है। उसका हस्बैंड जो होता है लड़की का, वो जमाई के रूप में अपनी ससुराल में रहता है। वैसे आपने देखा होगा कि लड़की शादी करके अपनी जो है वो अपनी ससुराल में जाती है, लेकिन फीमेल हेडेड में ऐसा नहीं होता है। इसमें लड़की शादी करके अपनी ससुराल नहीं जाती है, बल्कि उसका जो हस्बैंड है वो उसके घर पर आकर रहता है एज अ जमाई, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने तभी बोला कि जो लिखा हुआ है वो तो आप स्क्रीनशॉट लेके चले जाओगे, लेकिन मैं जो समझा रही हूँ वो भी आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मैंने ये चीज़ नहीं लिखी थी यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मैंने भी आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा बता दी है। तो जो भी आप वीडियो को सुनते हो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको सुनो भी साथ में, क्योंकि सुनने से कोई बच्चे होते हैं जिनको सुनने से बहुत अच्छे से याद रहता है ना, तो ज़रूरी है हमारे लिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि प्रॉब्लम ऑफ एज्ड। प्रॉब्लम ऑफ एज्ड का मतलब है कि जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आपसे प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं और ये भी अपना 2 मार्क्स का ही 2 मार्क्स का ही अपना क्वेश्चन है। इनकी पहली प्रॉब्लम की बात करें तो पहली प्रॉब्लम लिखी है कि आयु बढ़ने के साथ व्यक्ति का शरीर दुर्बल होने लगता है। हमको पता है बूढ़े लोगों का शरीर आपने देखा होगा, ढंग से चल भी नहीं पाते हैं, उनको एक लकड़ी जो है सहारा है किसी का वो लेना पड़ता है, कितना कमज़ोर उनका शरीर हो जाता है, वो आंखें बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती हैं। कई बार तो कुछ बूढ़े लोग होते हैं जो अंधे ही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इनकी पहली प्रॉब्लम ये है कि व्यक्ति का जो शरीर होता है बहुत ही ज़्यादा दुर्बल यानी कि कमज़ोर हो जाता है। जो पाचन संस्थान है, जो हमारा पाचन सिस्टम है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। और ठीक है, हृदय रोग है, मतलब कि अपनी जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ हैं, जोड़ों का दर्द है, ये सब चीज़ें भी उम्र के हिसाब से व्यक्ति में आने लग जाती हैं, ठीक है। ये पहली प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो ये आता है अपना दूसरा कि युवा पीढ़ी और उनके विचारों में डिफरेंस आने लगते हैं। आजकल के टाइम में इसको हम लोग जनरेशन गैप कह सकते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो उनकी सोच कुछ और होती है और आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं उनकी सोच बिल्कुल ही अलग हो जाती है। तो ये बच्चे और जो उनके बीच में रिलेशन होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। फिर उचित देखभाल की समस्या हो जाती है क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बूढ़े लोगों की देखभाल ही नहीं करते हैं, ठीक है, बिल्कुल उन पे ध्यान नहीं देते उनके खान पान का, क्योंकि बूढ़े लोग हो जाते हैं, हम लोग जो बूढ़े हो जाते हैं तो हमें एक देखभाल की ज़रूरत पड़ती है कि कोई हमारी देखभाल करे, क्योंकि हमारा शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि हम अपने आप को नहीं वापर कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी देखभाल ही करना छोड़ देते हैं, उनको बिल्कुल ही पड़े हैं खटिया पे तो पड़े ही हैं, उनको खाना पीना भी नहीं पूछते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। फिर है घर और समाज में अनादर की समस्या, ठीक है, घर में भी लोग बूढ़े लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, कोई बुढ़िया बुढ़ा ही सीधा कह देता है, अपने माँ बाप को ही बुढ़िया बुढ़ा बोलते हैं, ठीक है, और सोसाइटी भी उनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम में अकेलापन होने लग जाता है। सिंपल सी बात है कि आपको अकेलापन यही है कि कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता, कोई तवज्जो दे के राज़ी नहीं है, तो आपको थोड़ी सी जो है अकेलापन फील होता है। आप जवानी में होते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाओ, आप अपने मज़े से काम कर सकते हो, अपनी मर्जी चला सकते हो, लेकिन बूढ़े होने पर आपका शरीर ही काम नहीं करता है और वैसे भी कोई नहीं सुनता आपकी, ठीक है, तो आपको थोड़ा अकेलापन फील होने लग जाता है। ये भी अपना 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है कि पोस्को एक्ट के बारे में। तो ये क्वेश्चन है कि जो पोस्को है ये जो यौन अपराध हैं उनको रोकने से संबंधित क्या क्या काम करता है, ये क्वेश्चन भी अपना आया हुआ है। तो लिखा है कि पोस्को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम है, एक बनाया गया है, उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पोस्को, इसका ये पूरा नाम है। अब ये जैसे आपने लिखा है POC, ठीक है, पोस्को मुझे लगता है इसमें पोक्सो लिखा है, हाँ सॉरी, ठीक है सॉरी, तो पोक्सो लिखा है, तो ये POCSO, ठीक है, ये पोस्को हो गया। अब इससे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अपना पोक्सो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो जो पोक्सो है उसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ठीक है, ये उसकी फुल फॉर्म है। अब इसके बारे में ये बात करी है कि ये जो अपना पोक्सो एक्ट है ये 2012 के अंतर्गत बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और जो पोर्नोग्राफी होती है, ठीक है, जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोस्को एक्ट 2012 को बनाया है। देखो पोर्नोग्राफी के बारे में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका भी सेक्स के रूप में जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है, उनको बेचा जाता है, उनको ख़रीदा जाता है, उनसे धंधा करवाया जाता है। जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, लड़कों का भी इस तरह से फिज़िकली उनको टॉर्चर किया जाता है, फिज़िकली उनको सेक्स जो है वो किया जाता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए बच्चों के खिलाफ जो सेक्सुअल अपराध होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी लड़कियों को सेक्स रैकेट में लगा देते हैं, तो ऐसे ऐसे बच्चों को रोकने के लिए जो है वो पोक्सो एक्ट को बनाया गया है 2012 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने एक और आता है, वो साइबर क्राइम के ऊपर है कि साइबर क्राइम आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे सारी दुनिया जो है वो डिजिटल हो चुकी है, तो इस वक्त आपके सामने जो है वो साइबर क्राइम बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में साइबर क्राइम के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो इसमें लिखा है कि भारत में साइबर क्राइम के मामलों में सूचना तकनीक कानून 2000 और सूचना तकनीक संशोधन कानून 2008 लागू होते हैं। बस ये सबसे पहले बात बता दी है इसने कि साइबर क्राइम जो है इस मामले को रोकने के लिए, ठीक है,
सूचना तकनीक कानून 2000 और सूचना तकनीक संशोधन 2008 को लागू किया गया है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। उसके बाद है, लेकिन इसी श्रेणी के कई मामलों में भारतीय दंड संहिता, आईपीएस, कॉपीराइट कानून 1957, कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून और यहाँ तक कि आतंकवाद निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। जुर्माने का भी प्रावधान इसमें मैंने स्पेशली मेंशन किया है कि जुर्माने का भी प्रावधान इसमें किया गया है, और वो ये है कि 3 साल तक की सज़ा जो है वो हर अपराध के लिए 3 साल की सज़ा आपको मिलेगी, और साथ में क्या होगा कि 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आपको भुगतना पड़ सकता है। साइबर क्राइम में आपने देखा होगा कि किसी का जो है वो हैक कर लेना, ठीक है, किसी की सिक्योरिटी को ही हैक कर लेना, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा अपराध होता है तो आपको जो है वो कम से कम 3 साल की सज़ा और 1 से 5 लाख तक का जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। तो इससे संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है साइबर क्राइम के बारे में, और दे रखा है इसमें लिखा है कि साइबर क्राइम इलेक्ट्रॉनिक अपराध के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसे अपराध हैं, ठीक है, इन्होंने बोला है कि ये ऐसे अपराध हैं जिसे करने के लिए कंप्यूटर, मोबाइल, नेटवर्क डिवाइस या इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, आपको पता है साइबर क्राइम जो होता है वो डिजिटल इंडिया से संबंधित है, यानी डिजिटली चीज़ों से संबंधित है। और जो साइबर क्राइम किए जाते हैं कंप्यूटर से, फ़ोन से, नेटवर्क जो डिवाइसेज होती हैं, जो इंटरनेट होता है, इनका यूज़ करके साइबर क्राइम जो है वो किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको सार्वजनिक जगह पर वाईफाई मिल रहा है तो वहाँ वहाँ पर आपको जो पासवर्ड आप भरते हो तो वो आपको पूरा अच्छी तरह से सेव करके रखना है, ठीक है। मोबाइल आपको किसी और व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं देना है, चाहे आपके घर में ही कोई मांग रहा हो तो पूरा लॉक करके रखो और सेव करके रखो, ठीक है। कंप्यूटर का भी आप पूरा तरह से ख्याल रखो कि किसी और को आप अपना कंप्यूटर यूज़ करने को देते हो तो उसके साथ ही खड़े रहो, ठीक है, ताकि वो कोई चीज़ का यूज़ जो है वो ना कर पाए, ठीक है। नेटवर्क, जैसे आप लोग क्या करते हैं, हम लोग जो चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, जो चैट करते हैं, जो वीडियो कॉल करते हैं, वो भी हैकिंग हमारी हो जाती है और उससे भी हमारा जो पासवर्ड है, हमारे जो बैंक अकाउंट का नंबर है, हमारा आधार कार्ड नंबर है, वो सब चीज़ें हैक हो जाती हैं। और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन सब चीज़ों से होती है, कंप्यूटर से, फ़ोन से, नेटवर्क डिवाइस से और इंटरनेट, इन सभी का यूज़ करके साइबर क्राइम को किया जाता है। और इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक अपराध भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है वो कहीं मार काट नहीं करता है, कोई चाकू या गोली का इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ एक जगह बैठ के दिमाग लगा के कंप्यूटर पे जो है वो हैकिंग करके सारे पैसे, किसी के बैंक के पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और आगे लिखा है कि वे सभी साइबर क्राइम कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है कि एटीएम कार्ड, नेट, ठीक है, नेट बैंकिंग, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, सोशल अकाउंट हो गया, पर किसी की ईमेल बदलना, उसके नाम से पैसे ऐंठना आदि साइबर क्राइम है। जैसे इसमें लिखा है कि एटीएम में देखा होगा आपने, एटीएम में पैसे निकालने हैं तो वहाँ पर भी आप अपने जो भी कार्ड है उसमें जब आप भरते हो ना तो ध्यान से कि कैमरा वाला जो है ना, वहाँ पे जो कैमरा लगा होता है वो आपके पासवर्ड को नहीं नोट कर पाए, ठीक है। उस ध्यान से अपने वहाँ पे भरना है। जो आप फ़ोन पे करते हो, आजकल एक ऐप आई है फ़ोन पे, तो वहाँ पर भी आपको सेव रखना, ठीक है। जो पेटीएम करते हो वहाँ पर भी आपने जो भी पासवर्ड वगैरह मांग के आप अपने जो है वो पैसे देते हो, उस चीज़ का पूरा ध्यान रखना। जो हम सोशल अकाउंट बनाते हैं, जैसे स्पेशली इंस्टा की बात करूँ, फेसबुक है, ट्विटर है, वहाँ पर भी आपको जो ईमेल का पासवर्ड है ना वो समय समय पर चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि वो भी आपका हैक हो जाता है। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, ठीक है, तो वो चीज़ भी हमारी हो जाती है। इससे हमारी जो निजी जानकारी है वो कोई ले लेता है और फिर उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। तो उसके बाद लिख रखा है कि साइबर क्राइम के अंतर्गत जो है वो 3 श्रेणियाँ आती हैं, जिसमें व्यक्ति विशेष, संपत्ति, सरकार, इनके खिलाफ अपराध शामिल हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी नॉलेज ली जा सकती है, हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीनी जा सकती है, सरकार के जो निजी दस्तावेज होते हैं, जो निजी जानकारी होती है किसी भी मामले को लेकर, वो भी हैक की जा सकती है। तो हमारे लिए साइबर क्राइम के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग वूमेन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे कामकाजी जो महिलाएं हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कामकाजी महिलाओं की कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है। तो पहली समस्या हमारी यही आती है, इसमें मैं इस तरह से कर लेती हूँ मैं, ठीक है। पहली समस्या है
ठीक है, कि परिवार के उत्तरदायित्व की समस्या, कामकाजी महिलाओं के परिवार के उत्तरदायित्व की समस्या होती है। देखो, इसमें कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कामकाजी महिला क्या करती हैं, सुबह उठ के सारा घर का काम भी करके जाती हैं, फिर ऑफिस में करती हैं सारा काम, और फिर लौट के घर आने के बाद भी वो सारा काम करती हैं। तो जो फैमिली में घर में रह जाता है, सास है, ससुर है, आपकी मम्मी पापा हैं, ठीक है, जो भी हैं, तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए कि पूरे दिन काम करती है तो वो शाम का खाना, सुबह का खाना बना सकते हैं, थोड़ा घर का काम भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। दूसरा है कि स्त्रियों के विरुद्ध अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे छेड़छाड़ हो जाती है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा लेट नाइट आपने काम कर लिया, कोई ऑटो नहीं मिला, कोई बस नहीं मिली, या कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कि आपकी आने जाने का खर्चा नहीं उठाती हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कि आपको घर से ही बैन या फिर बस लगा देते हैं, जो आप घर से ही जाते हो और घर पे ही आपको छोड़ देती हैं। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कि आपको आपके आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, आप लेट नाइट काम करते हो, घर जाने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पर आपके साथ अपराध हो सकता है, छेड़खानी हो सकती है, आपका रेप हो सकता है, आपको किडनैप किया जा सकता है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर है बच्चों का ठीक सोशलाइजेशन, ठीक है, बच्चों का ठीक समाजीकरण नहीं हो पाता। कहने का मतलब ये है कि जो मम्मियाँ हैं वो पूरे दिन बाहर काम करती हैं, तो बच्चों पे ध्यान देने वाला कोई होता नहीं है, बच्चे आराम से आवारा घूमते हैं, वो पढ़ लिख रहे हैं, नहीं पढ़ लिख रहे हैं, ये भी नहीं हो पाता है। तो बच्चों का जो सोशलाइजेशन है, अच्छी अच्छी बातें जो माँ सिखाती है, ठीक है, पूरा ध्यान दिलाती है, उनका होमवर्क करवाती है, उनको अच्छा खाना पीना प्रोवाइड करती है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं रह जाता है, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद लिख रखा है कि स्त्रियों पर घर का काम हो गया और बच्चों का पूरी तरह से बोझ बढ़ जाता है। ये भी मैं सिंपल सी बात है जो मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि उनको घर का काम भी करना पड़ता है और अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता है। और फिफ्थ प्रॉब्लम है कि बच्चों को घर, ठीक है, इस तरह से करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों और घरों के तालमेल में कमी हो जाती है, क्योंकि जब मम्मी पूरे टाइम घर पे बाहर रहती है, पापा ध्यान नहीं देते, घर में कोई बड़ा है नहीं है जो उनकी देखभाल करे, उनका हर चीज़ की देखभाल करे, तो बच्चे भी हाथ से निकल जाते हैं, फिर वो पेरेंट्स की सुनते ही नहीं हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो कि वर्किंग वूमेन को फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये पूरे 9 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं, जो कि अपने 2 मार्क्स के हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, इसलिए मैंने करवाए हैं। और ये मैं आपको स्पेशली बता दूं कि BA 6 सेमेस्टर का जो फाइनल पेपर हुए थे उसमें आए हुए ये क्वेश्चन हैं, जिनको मैं ये सॉल्व किया था। ये जो आप रिटन वर्क देख रहे हो, ये मैंने अपना क्वेश्चन लिख के दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यूनिट 1 मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले की बात करें इसमें तो सामाजिक विघटन, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो सामाजिक विघटन वाला क्वेश्चन है जिसको मैंने अटैम्प्ट किया था, और पूरा मैंने लिखा हुआ है। आप मैं अच्छे से सब कुछ मेंशन एक एक चीज़ को दिखाऊंगी, ठीक है। तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ कि हमारा जो है वो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि इंग्लिश मीडियम के होंगे और वो इस वीडियो को देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एक चीज़ पता नहीं है, वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ को पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी, और वो ये है कि जैसे ये हिंदी में लिखा हुआ है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, फिर गूगल पे जाओ, ठीक है, गूगल पे जाके वहाँ पर माइक में बोलो ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। आप ऐसा करोगे तो वहाँ पर पेज खुल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर साइड में ना एक गैलरी जैसा या फिर कैमरा जैसा साइन होगा, उस पर क्लिक करो। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको जो है फ़ोटोज़ का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे जाओ और जिस फ़ोटो के जो जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है उस पर ओके करो। और फिर क्या करेगा, गूगल सीधा ही जो हिंदी में ये जो सारा लिखा हुआ है ना, इसको वो इंग्लिश में लिख के दे देगा। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं वो ये सोच के ना वीडियो देखें कि हिंदी में है, आप इस वीडियो को ट्रांसलेशन के माध्यम से भी कंप्लीट इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास वक्त है तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा सामाजिक विघटन के बारे में। मीनिंग ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है, ये पूरा क्वेश्चन है, अभी स्टार्टिंग हमने शुरुआत की है, उसके बाद में और भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। तो लिखा है कि जब कभी भी एक समाज में अंतरक्रियाओं का व्यवस्थित क्रम टूट जाता है तथा सामाजिक संस्थाएं प्रभावपूर्ण रूप से व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन की नियंत्रित नहीं कर पाती हैं, तब समाज में विघटन की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक विघटन भी एक सापेक्षिक धारणा है। एक विशेष दशा को सामाजिक विघटन कहने से पहले ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि उस समाज के तत्कालीन
मूल्य क्या है, उसके आदर्श नियम क्या है, उसकी नैतिकता क्या है, उसके कानून क्या है, किन व्यवहारों को मान्यता प्रदान करते हैं। यदि सामाजिक संतुलन को बनाए रखने वाले मूल्य और जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन होने से समाज की संरचना संरचना इस तरह टूट जाए जिससे अनियंत्रित परस्पर विरोधी तथा मनमाने आचरण को प्रोत्साहित मिलने लगे, तब इसी दशा को हम सामाजिक विघटन कहते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ का जो हिंदी मीडियम के हैं वो पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जैसा आपका दिल करता है। ठीक है, चलिए। तो जब भी आप एक 18 मार्क्स का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, ये अपना क्या है, 18 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 18 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले जो आपने बात करनी है वो बताना है मीनिंग। ठीक है, पहली बात तो आपको ये करनी है कि आपको मीनिंग बताना है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको डेफिनेशन। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो अपनी डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, और ये डेफिनेशन मैं आपको पहले करा चुकी हूँ तो अब नहीं करवाऊँगी। अगर आपके पास टाइम है तो इस तरह से भी फ़ोटो बनाने की थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, जैसे कि मैंने एक लड़की बनाई हुई है। सामाजिक विघटन में क्या होता है, लोग तंग हो जाते हैं, थोड़े परेशान होते हैं, तो इसलिए मैंने एक परेशान होने वाली फ़ोटो जो है वो भी साथ में बना दी थी। तो इससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ जाता है, जो भी एग्ज़ामिनर है उसको काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह की फ़ोटो भी वहाँ पर थोड़ा बहुत कार्टूनी रूप में, आपको ये नहीं है कि बच्चा बोलने लगे मुझे ड्राइंग ही नहीं आती, थोड़ा कार्टून के वेस में भी कुछ ना कुछ बना के आ जाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ये तो कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने लिखने के तरीके को इफेक्टिव बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई देखो, ये जो टीचर क्लास में पढ़ाता है ना, वो सभी को एक जैसा ही पढ़ाता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के नंबर ज़्यादा आते हैं और कुछ के बहुत ही कम आते हैं। इसकी वजह यही है कि वो पेपर को लिखने का जो तरीका होता है वो उनको पता है, जिनके ज़्यादा नंबर आते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जो भी आपको पास नॉलेज है उसको किस तरह से अपने सामने रखना है, वो चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मीनिंग करना बताना, दूसरे नंबर पर डेफिनेशन बताना, साथ में कहीं ना कोई फ़ोटो भी बनाने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा है कि सामाजिक विघटन के कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं और नीचे करती हूँ इसको। हाँ, ठीक है, सामाजिक विघटन के कारण कौन कौन से हैं, तो आपने कारण बताने से पहले इस तरह का थोड़ा सा ना फॉर्मेट बना देना। इससे क्या हो जाएगा कि एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि हाँ, इस बच्चे को पता है कि सामाजिक विघटन के कारण कौन कौन से हैं। तो वो क्या करेगा, आपके ये वाले जो पॉइंट है ना, इनको पढ़कर ही वो समझ जाएगा। और जो आप आगे चल के इसको एलिब्रेट करोगे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे, तो वो इतना भी ध्यान नहीं देगा। वो आपका ये सारा जो स्टेंजन है इसी को देखकर ही समझ जाएगा कि हाँ, इस बच्चे को उस क्वेश्चन के बारे में पूरी नॉलेज है, और वो आपको यहीं पे आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। और वो इम्प्रेस हो गया तो आपके नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको जो भी क्वेश्चन में आपसे आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो इस तरह से स्टेंजा ज़रूर बनाना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए अब थोड़ा सा हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन, पहला जो एक्सप्लेन करने की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये एक्सप्लेन करने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिए हैं, अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक दो एक्स्ट्रा भी है जिनको मैंने इस फॉर्मेट में ऐड नहीं किया है, बाकी आप ध्यान से देख सकते हैं। पहला जो पॉइंट आता है वो है कि स्थिति तथा भूमिका की अनिश्चितता। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी मैं पढ़ा रही हूँ। इसमें लिखा है, समाज में कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब अधिकांश व्यक्तियों की स्थिति और भूमिका के बीच असंतुलन की दशा उत्पन्न होती है, क्योंकि यदि परंपरागत आदर्श नियमों के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वाह करने हैं तो उन्हें सनातनी और पिछड़ा हुआ कहा जाने लगता है, जबकि नए मूल्यों से अनुकूल करना स्वयं उनके लिए कठिन होता है। यह स्थिति जीवन को बहुत अनिश्चित बना देती है। उदाहरण के लिए हमारे समाज में आज बहुत सी शिक्षित स्त्रियां आजीविका कमाना अच्छा समझती हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है नियंत्रण के साधनों की शक्ति में कमी। लिखा है कि सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न अभिकरण जैसे कि परिवार है, राज्य है, शिक्षा संस्थाएं हैं, धर्म है, कानून है, प्रथाएं हैं, अपने लोकाचार हैं, ये सभी व्यक्ति और समूह के व्यवहार को एक निश्चित रूप देकर उन्हें सामाजिक मूल्यों के अनुसार काम करने के को बोध्य करते हैं। ठीक है, उनको काम करने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि समाज में क्या होता है, समाज में कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब या तो नियंत्रण के इन परंपरागत साधनों के अनुसार व्यवहार करना आवश्यक नहीं समझते, अथवा स्वयं इन साधनों का रूप रूढ़िगत के अभिकरण तब जब अब प्रभावी हो जाते हैं तो विभिन्न स्वार्थ समूहों के आचरण अनियंत्रित हो जाते हैं, और इस प्रकार पारस्परिक संघर्षों की संभावना भी बढ़ जाती है।
नेक्स्ट भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, एक मत का अभाव। देखो इसमें एक मत का अभाव सिंपल सी बात है कि आप जो भी सोच रहे हो सबके पॉइंट एक जैसे नहीं होंगे। एक चीज़ को लेकर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होगा, तो एक चीज़ को लेकर किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होगा। तो इसमें लिखा है कि एक मत का अभाव वह दशा है जिसमें समाज के अधिकांश सदस्य भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों को लेकर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं जो किसी समाज के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। ठीक है, इस स्थिति में एक भ्रमपूर्ण वातावरण ही उत्पन्न नहीं हो जाता है, बल्कि अनिश्चितता के वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व को दूसरे व्यक्तियों पर डालने की मनोवृत्ति विकसित कर लेते हैं। इसके फलस्वरूप समस्याएं सुलझाने के स्थान पर और ज़्यादा जटिल हो जाते हैं। ठीक है, और फलस्वरूप सामाजिक विघटन की संभावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है इसमें, लोकाचारों तथा संस्थाओं के बीच संघर्ष। इसमें है कि प्रत्येक समाज की जो संस्थाएं होती हैं या जो कार्य विधियां होती हैं, उनका निर्धारण यहाँ वहाँ के जो लोकाचार हैं उनके अनुसार किया जाता है। संस्थाओं तथा लोकाचारों में सहयोगी हैं और पारस्परिक निर्भरता बने रहने से ही सामाजिक व्यवस्था उपयोगी रूप से कार्य करती है। किसी समय यदि इन संस्थाओं तथा लोकाचारों के बीच संघर्ष लगता है अथवा दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, तो ये स्थिति सामाजिक विघटन का एक महत्वपूर्ण लक्षण बन जाती है। उदाहरण के लिए, हमारे परंपरागत लोकाचार जिन व्यवहारों को महत्वपूर्ण समझते थे, उन्हीं को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अंतर विवाह, जाति व्यवस्था तथा संयुक्त परिवार जैसी कुछ विशेष संस्थाओं का हमारे जीवन में विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट ये भी कुछ पॉइंट हैं, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ही ले लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। इसकी वजह यह है कि कुछ ब्लाइंड बच्चे होते हैं जो कि पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं तो वो नहीं देख पाएंगे, तो मैं उनके लिए इस पॉइंट को यहाँ पर रीड करने वाली हूँ। ठीक है, ताकि वो सुन सुनकर जो है अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, समिति और समूहों के कार्यों के हस्तांतरण। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक समूह तथा समिति का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी समुचित पूर्ति होना सामाजिक ढांचे के संतुलन के लिए आवश्यक होती है। प्रत्येक समूह और समिति को बहुत लंबे समय तक कुछ विशेष उत्तरदायित्वों को पूरा करते रहने के कारण अपने अपने क्षेत्र में विशेष कुशलता भी प्राप्त हो जाती है। यदि किसी ऐसी दशा में किसी विशेष अवधि में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें विभिन्न समितियों और समूहों का हस्तांतरण नए समूहों में होने लगे, तो इससे समाज में तनाव या संघर्ष की भावना बढ़ जाती है। ठीक है, हम यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है, व्यक्तिवादिता में वृद्धि। तो ऐसे कर लेते हैं। लिखा है कि व्यक्तिवादी विचारों में अधिक वृद्धि होना सामाजिक विघटन का एक स्पष्ट लक्षण है। व्यक्तिवादिता में वृद्धि होने से अधिकांश व्यक्ति समूह कल्याण को कोई महत्व ना देकर अपने निजी स्वार्थ को पूरा करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है कि इससे अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता है और इसके फलस्वरूप क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुचित और अनैतिक साधनों के उपयोग को भी बुरा नहीं समझा जाता। ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, मतलब ये कारण बता रहे हैं कि हमारा जो समाज टूटता है उसके पीछे कारण कौन सा है। तो सिक्स्थ कारण ये है, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, उनके सारे चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, बस अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। जब आप सिर्फ अपने बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में सोचोगे, दूसरे लोग मर रहा है, जी रहा है, उसके बारे में नहीं सोचोगे, तो फिर समाज में कभी प्यार मेल नहीं रहेगा। और जहाँ पर प्यार मेल, एक दूसरे की हेल्प करने की फीलिंग ही नहीं होगी, वहाँ पर जो है वो समाज का टूटना तो तय ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। क्योंकि देखो, सामाजिक विघटन यानी समाज के टूटने के पीछे एक ये भी कारण है कि हमारा जो समाज है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आजकल युवा पीढ़ी की सोच बुरी तरह से बदल चुकी है। ठीक है, हम किसी की सुनते नहीं हैं। ठीक है, हमारे कुछ अलग थॉट हैं, हमारे पेरेंट्स के अलग थॉट हैं। जब दो थॉट आपस में टकरा जाते हैं तो भी हमारे समाज में टूट जाता है। क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं, घर से चले जाते हैं, पेरेंट्स को छोड़कर जो है वो घर से चले जाते हैं। तो ये चीज़ भी हमारे समाज को पूरी तरह से तोड़ देती है। बाकी आप इस चीज़ को, इस पॉइंट को आराम से जो है वो स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है इसमें वो ये है
सामाजिक संरचना में परिवर्तन। आई थिंक अब इसके ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो, हाँ, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बचे हैं, ठीक है। आठवां है कि हमारा सामाजिक संरचना में परिवर्तन, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें चेंजेस आ जाना। तो इसमें लिखा है कि जब सामाजिक विघटन शुरू हो जाता है ना, तो समाज के सदस्यों के जो काम होते हैं और उनकी जो स्थिति होती है, यानी कि उनका जो स्टेटस होता है, उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है। किसी भी संगठित समाज में प्रत्येक व्यक्ति के जो काम होते हैं, जो उसका स्टेटस होता है ना, वो पूरी तरह से डिवाइडेड होते हैं तथा वो सभी उन विभाजनों के अनुसार काम करते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि समाज के जो सदस्य होते हैं अपने काम और अपने जो स्टेटस होता है उससे बहुत ही संतुष्ट नहीं होते हैं कि नहीं, मुझे जो स्टेटस दिया गया है, मेरी जो पोजीशन है बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं कर पाते हैं, ठीक है, निश्चित नहीं होते हैं। और इस समय पर आकर सामाजिक विघटन जो है शुरू हो जाता है। फिर देखो, रूढ़ियों में संघर्ष, हमारे जो पुराने थॉट्स हैं उनको लेकर जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे भी हमारा समाज है वो टूटने लग जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। नेक्स्ट अपना आता है कि समूह के कार्यों में परिवर्तन। जब हमारा जो ग्रुप है उसका ये कुछ काम बांट दिए गए हैं, उसमें चेंजेस हो जाते हैं, सब अपनी मनमानी करने लगते हैं, तो भी हमारा जो समाज है पूरी तरह से टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि जो हमारे पुराने परिवार हैं और जो नई परिवार है उनके कामों में काफ़ी ज़्यादा चेंज आप देख सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे आप फैमिली देखोगे, उन्होंने बच्चों को पूरी आज़ादी दी होती है, उठने बैठने कपड़े जो है वो होते हैं उनको अच्छे से दिया होता है। लेकिन आज भी कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो लड़कियों और लड़कों में भेदभाव करती हैं, लड़कियों को बहुत ही नीच स्थिति में रखते हैं, उनको कहीं आने जाने की फ्रीडम नहीं है, जैसे वो कपड़े पहनना चाहती हैं, घूमने फिरना चाहती हैं, उसकी भी कोई उनको फ्रीडम जो है वो नहीं होती है, पुराने परिवारों की तरह होती है। लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है, किसी न किसी फैमिली में थोड़ा चेंज आ रहा है आज के टाइम पे। तो हमारे जो इसमें जो चेंज आ रहा होता है ना, इसी में इसी चीज़ को लेकर ही अपना समाज कई बार टूट जाता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो है वो पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चों को नहीं सुनते हैं। पेरेंट्स कहते हैं, जो बच्चे हैं उनका मानना ये है कि समाज चेंज हो रहा है तो हमको भी चेंज होना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स मानते नहीं हैं। तो इस प्रकार से बच्चे जो घर छोड़ कर चले जाते हैं। तो ये चीज़ भी है कि हमारे पहले के परिवारों के जो रोल्स हैं आज के रोल्स में काफ़ी चेंज आ चुका है। तो कुछ लोग सोसाइटी वाले चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। अब रही बात कंक्लूज़न की, तो इसमें लिखा है कि उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त फेरिस ने, ठीक है, एक फेरिस है, इनकी बात करी है। तो उन्होंने बोला है कि ऊपर, ठीक है, उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त फेरिस ने सामाजिक विघटन के 8 अन्य लक्षणों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है दिखावा, अर्थात नियंत्रण के साधनों के प्रभाव में कमी। फिर है पवित्र तत्वों का ह्रास, स्वार्थी, ठीक है, स्वार्थों और रुचियों वादिता, अशांतिपूर्ण घटनाएं। इस संबंध में यह स्थान रखता है कि यह सभी लक्षण सामाजिक विघटन के कारण नहीं हैं, बल्कि केवल उन दशाओं को स्पष्ट करता है जिनके विद्यमान होने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई समाज किस सीमा तक विघटित है। इस दृष्टिकोण से इन लक्षणों को सामाजिक विघटन के मानदंड भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो BA 6 सेमेस्टर में आपसे सीधा सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, पूरे 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हो मैंने पूरे 10 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मेरे टाइम में, जब मैंने ये क्वेश्चन जो है लिख कर दिया था, ठीक है। तो मैं जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस तरह से जो है आप सबसे पहले मीनिंग जो है उसको मीनिंग को लिखना, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप जो भी डेफिनेशन है उसको लिखना, फिर आप थोड़ी सी पिक्चर बनाने की भी कोशिश करना, और आप जो है इस तरह से जो भी पॉइंट आप बनाना चाहते हो तो उसमें इस तरह का जो स्टेंजा है वो भी आप बनाने की कोशिश करना, ठीक है। और इस तरह से जो है आपको, अगर आपके पास टाइम लगता है तो आपको ब्लैक पेन जो होता है ना उसका यूज़ ज़रूर करना है, ताकि पॉइंट और आपका नीला जो है पॉइंट में अलग अंतर आ जाए, ठीक है। और ये चीज़ भी देखना कि कुछ बच्चे होते हैं ये जो लाइन छोड़ी है ना, इसको लाइन को नहीं छोड़ते, सीधा पॉइंट यहीं से शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको एक लाइन का गैप लिख कर ही नेक्स्ट पॉइंट को शुरू करना है, ताकि पॉइंट अलग से नज़र आए, ठीक है। ये चीज़ भी आपको अच्छे से करनी ही है, ठीक है। बाकी कम से कम जो है पॉइंट को इतना तो एक्सप्लेन करो कि वो लगे
कि हाँ आपने उसमें कुछ लिखा है। प्लस हर एक पॉइंट में जो है आपको एग्जाम्पल भी कहीं ना कहीं से डालने की कोशिश करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है यहाँ पर। ठीक है, बाकी इसके जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, मैं उनको भी एक एक करके वीडियो इस तरह से रिटन वर्क में आपको सबमिट कर दूँगी। ठीक है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि आप रिटन वर्क में थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें क्योंकि हमारे पेपर चल रहे हैं, तो मैंने उसी के लिए सोचा कि चलो मैं रिटन वर्क में उनको ये चीज़ करवाती हूँ। नहीं तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर जाकर ही आपको समझाती हूँ, लेकिन ये मैंने पहली बार किया है जिसने मुझे बोला उनके लिए। बाकी अच्छी बात है कि मैं इस तरह से भी सबमिट आपको ये चीज़ें कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसको बुरा लगता है, जिसको सेशन अच्छा नहीं लगा है, प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि मैं उन चीज़ों पे सुधार कर सकूँ, है ना। ये भी ज़रूरी होता है, हमारे जीवन में नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट का होना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन आपके साथ है जो आप मुझसे मेरे से शेयर करना चाहते हैं, मुझसे चाहते हैं कि मैं आप इस तरह से रिटन वर्क में दूँ, तो आप मुझे वो टॉपिक का नाम भी बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।